नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए हम लेकर आते हैं हर शाम 4 बजे उत्तरकाल। उत्तरकाल में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल 8वां वेतन आयोग जो है, उसको लेकर कितनी तैयारियां सरकार की हो चुकी है बजट से पहले। इस तरह की चर्चाएँ हमेशा तेज़ होती हैं और जिनको इनसे लाभान्वित होना है, बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, उनको इससे का बहुत लंबे समय से इंतज़ार है। तो आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसको लेकर सरकार की तैयारियाँ कितनी हैं। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के हैं, रामेंद्र श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री अटेवा के, अशोक कुमार जी महामंत्री हैं आप राजकीय नर्सेस संघ यूपी के, डॉक्टर मनोज पांडे आप अध्यक्ष हैं द्वाक्टा के और विवेकानंद आर्य जी आप अध्यक्ष हैं टीएससीटी के। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत धन्यवाद। आपसे करते हैं। राजकीय नर्सेस संघ जी यूपी, मैडम। क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है मेडिकल से जुड़ा हुआ और नर्सिंग जो कि मतलब दरअसल जाना जाता है सेवा के लिए। वहाँ जी पर इतना इंतज़ार 8वें वेतन आयोग को लेकर किस तरह की तैयारियाँ आपकी सरकार से इस संबंध में कुछ मीटिंग्स हुई हों, कुछ उसको लेकर विस्तार को लेकर मतलब इस पे कब तक कुछ हो पाएगा इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में है या भारत सरकार है, वो पहली बात तो कर्मचारियों से कोई बात ही नहीं करना चाहती है। वो ऐसे कर्मचारियों से केवल बात करती है जिन्होंने एनपीएस को यूपीएस करवा दिया है। तो उसमें हम लोग बात करने की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हमारी 5 दिसंबर को दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन की बैठक हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लीडर्स हमारे इकट्ठा हुए थे ऑल ओवर इंडिया के। उसमें सारे एम्स, सारे पीजीआई, सब जगह के लोग थे। हम भी उसमें थे, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का भी पद लिया हूं, तो मैं भी वहां पे था। तो इस सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमसे बुला के पूछेगी, वो तो उससे बुला के पूछती जो सरकार को साल ओढ़ाता है। एनपीएस को यूपीएस जो किया उसको साल ओढ़ाया, उनको बुलाती है, हमको नहीं बुलाएगी। लिहाजा बात दूसरी आप ये करिए कि सरकार जनवरी में जो वेतन आयोग लाने वाली थी, वो वेतन आयोग नहीं लाएगी। जैसा कल पता लगा लोकसभा में, चार चार माननीय लोगों ने सवाल उठाया, उससे पता लगा और आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी आई। तो ये सरकार की कोई नई चाल नहीं है। सरकार ने, दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था, कहा हम 8वां वेतन आयोग लाएंगे, बिहार में कहा हम लागू करेंगे। हमें लगता है कि ये 26 के लास्ट तक खींचेंगे। बंगाल के चुनाव में कहेंगे डेट देंगे और फिर यूपी के चुनाव में कहेंगे लागू करेंगे। हम लोग हर तरह से देख रहे हो पूरे। अब तो हमारे 10 साल तीसरे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारी देश की जनता भी कितनी सहनशील हो गई है। क्या आप 7-8 दिन से एयरपोर्टों पे नहीं देख रही हैं? कितनी सहनशील जनता है, जान चली जा रही जहाज में बैठने के लिए। तो 8वां वेतन आयोग ये नहीं देंगे 1 जनवरी को। इसके लिए हम लोग आपस में जो तय होगा, अभी तो कल ही पता लगा है मैडम, तो उसमें हम लोग आगे लड़ेंगे अपनी लड़ाई। जैसे विजय बंधु जी के साथ हम लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अटेवा की। अभी नवंबर में हम लोगों ने पूरा हमारे प्रदेश नहीं, पूरे देश से कर्मचारी पहुंचा था, लाखों की संख्या में हम लोग घेराव किए थे। जैसा आगे होगा, हम 8वें वेतन आयोग के लिए भी लड़ने को तैयार है। विजय कुमार बंधु जी जुड़ गए हैं, लेकिन रामेंद्र श्रीवास्तव जी पहले आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रामेंद्र जी, अशोक जी की बात को माने तो सरकार की कहीं कोई मंशा इस संबंध में नजर नहीं आ रही है। सरकार सिर्फ इसको चुनावी वोटों की गणित से जोड़ती है और जैसे जैसे सुविधा होती है सरकार की, वैसे वैसे एक एक कदम आगे बढ़ती है। तो 8वीं वेतन आयोग के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसे मुद्दे को आपने रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अशोक जी ने कहा है, जिस प्रकार की जनवरी में लागू होने की कोई संभावना नहीं है। सरकार चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे जो संबर के साथी हैं, जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना जो है सब कुछ कोविड काल में निछावर कर दिया, तमाम हमारे साथी इस दुनिया में नहीं भी हैं।
आज तक सरकार जो हमारी जुनून मांग है, जो जिस मांग को पंचायती राज मंत्री जी ने, श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दिया कि हम 3 महीने में वो मांग पूरी करेंगे, वो आज 20 दिसंबर आने वाला है, 1 साल होने वाला है, इन तीनों मांगों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई, और एक फाइल में कार्रवाई हुई भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से वापस कर दी गई। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार जो है कर्मचारियों को क्या करना चाहती है। अब 8वें पे कमीशन की जो बात आ रही है, जो संसद में सांसद महोदय जी बोल रहे हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, या सरकार की तरफ से आ रहा है, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम जनवरी में पा जाएंगे। ये केवल एक जो है कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है कि जिससे कर्मचारी केवल आस लगाए बैठे रहे। सरकार विजय कुमार बंधु जी, कर्मचारी भ्रमित होंगे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अब जनवरी दूर नहीं है और ये साफ हो गया है कि कर्मचारियों को जनवरी में 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। देखिए, मैं न्यूज़ 24 लाइव का धन्यवाद दूंगा कि मैं इधर काफी दिन से मैं देख रहा हूं कि तमाम टीवी चैनलों पर जो जनवादी सवाल है बात न करके किसी और पर बात होती है, लेकिन आप और आपका चैनल कम से कम इन विषयों को ला करके लोगों के बीच में लाता है, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ। 8वें वेतन आयोग की जहाँ तक बात है, हम लोग काफी दिन से सुन रहे हैं और कभी-कभी हँसते भी हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं, लेकिन अभी कुछ सामने नहीं आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताऊँ मैंने एक ट्वीट भी किया था जिस दिन वेतन आयोग की बात हुई थी और दिल्ली चुनाव में इसकी घोषणा हो गई, बिहार चुनाव में कैबिनेट से पास हो गया, 18 महीने का समय दिया गया, यानी कि बंगाल चुनाव भी निकल जाएगा, यूपी चुनाव समय कैबिनेट की जो 18 महीने का टाइम दिया है वो शायद आ पाए और 29 लोकसभा तक कहीं इसको देखें। अनुमान ऐसा है, मैं ट्वीट भी किया था, उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। दूसरी बात है कि 1 जनवरी 26 आज हम बैठे हैं 9 दिसंबर को, कितने दिन बचे हैं? जबकि अर्थशास्त्री जो हैं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री जिसके जानकार हैं, वो कहते हैं कम से कम वेतन आयोग की रिपोर्ट में उसकी तैयारी में 1 से 1.5 साल टाइम चाहिए। 1 से 1.5 साल लगता ही लगता है। ये अर्थशास्त्रियों का कहना, मेरा नहीं है। और आज हम 9 दिसंबर को बैठे हैं। 1 जनवरी से इनको 26 से लागू करना चाहिए। वो तो संभव नहीं है, वो तो किसी भी हाल में नहीं संभव, सरकार अगर उल्टी खड़ी हो जाए तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे जो आशंका हो रही है, जैसे रामेन जी अभी ने कहा कि 18 महीने का डीए कोरोना काल में हम लोग को नहीं मिला। हमको ऐसा लगता है इलीजिबिलिटी इसलिए की जा रही है कि जब हम लागू करेंगे तब से होगा, पीछे की जो चीजें बीत गई, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, उस पर डीए का उसको आप रिकवर करने का या एरियर का कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए शायद मुझे लगता है लेट-लतीफी हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण आप देखें, दुर्भाग्यपूर्ण देखें आप हमारे साथ विजय जी, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे दर्शक, वो हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अभी आरबी के नाम से हमारे पास इस मैसेज आया है, जिनका कहना है जिनका उद्देश्य ही 97% 97% जनता को गरीब बनाना है, वो किसी को क्या देंगे। सरकार के लिए, सरकार पे ये कटाक्ष है। विवेकानंद आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन विवेकानंद जी इंतजार कर रहे हैं। विवेकानंद आर्य जी जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ प्रदेश महामंत्री हैं। विवेकानंद जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं टीएससीटी के। विवेकानंद जी, ये साफ है कि सरकार अभी ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, और जो आपके साथी पैनलिस्ट हैं उनका एक बात ये भी कहना है कि दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश भर के कर्मचारी जो हैं वो दरअसल बिखरे हुए हैं। आप भी मानते हैं कि एक बड़ा कारण कर्मचारियों की अनदेखी का यही है? जी, निश्चित तौर पे मैम, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कर्मचारियों की बात उठाई, हमारे मुद्दों को उठाया। इसके लिए पूरे कर्मचारी की तरफ से आपको और आपके न्यूज़ चैनल को बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि हमारे अग्रजों ने बताया, मैं उनकी बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कर्मचारियों में पहले से ही निराशा थी कि सरकार से उम्मीद नहीं थी
सरकार से उम्मीद नहीं थी कि ये शायद पे कमीशन लाएंगे भी, लेकिन विभिन्न मांगों को देखते हुए अचानक सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम 8 पे कमीशन लाएंगे। तो हम लोगों को भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे सोच बदल गई। और जब से घोषणा हुई है तब से कर्मचारी सशंकित है कि पे कमीशन आएगा तो कितना बढ़ेगा, कब आएगा। हर कर्मचारी को यही लगता है, और अब देखिए 1 तारीख से लागू नहीं हो रहा, तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि चुनाव के समय कर्मचारियों के मुद्दों को शांत करने के लिए यह घोषणा कर दी गई, और अभी इसको कितना डिले किया जाएगा कुछ भी पता नहीं। और अगर ले भी आए तो कितनी वृद्धि होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इवन देन आप देखिए कि कर्मचारी, हमारा देश आज कहती है, सरकार कहती है कि हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, ट्रिलियन डॉलर की तरफ जाते हैं। तो इसमें कर्मचारियों का योगदान बहुत बड़ा है। आप देखिए आज तक जो सबसे बढ़िया पे कमीशन हमारे आया था वो दर्शक जो इस 6 पे कार्यक्रम कमीशन था। को देख रहे हैं उसमें मीसा है, मीसा का हमारे फेसबुक पेज पर एक रिएक्शन आया है जिसमें उनका कहना है कि ये जुमला गवर्नमेंट है। और कुछ दर्शक सुदेश पांडे हैं, वो लिख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि सरकार की योजनाओं को सरकारी कर्मचारी दिन रात साकार करने में लगे हैं, अतः सरकार का भी दायित्व बनता है कि फिटमेंट सेक्टर जो है फैक्टर 3.50 से कम नहीं होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर। हमारे साथ त्रिपाठी देशमुख त्रिपाठी हैं। उनका कहना है कि भिखारिस्तान आर्मी जो है, मतलब वो खुश नहीं है दरअसल उनकी, मैं इस तरह की शब्दावली से बचती हूँ। हमारे दर्शक ये ध्यान रखें कि हम समाज के सामने एक बेहतर शब्दावली के साथ अपनी बात को रखें और बेहतर ढंग से रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी सवाल कर सकते हैं। मैं विजय कुमार बंधु जी आपके पास वापस आ रही हूँ। एक बात आप सभी की राय में साफ है और वो ये कि सरकार की मंशा नहीं है, किसी भी सरकार की ये मंशा भी नहीं होगी कि वो अपने कर्मचारियों को कम से कम खुश नहीं रखे, ना खुश करे उन्हें। तो सरकार की भी बहुत सारी सीमाएं, मजबूरियां, फिनेंशियल सरकार का जो स्टेटस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कैसे सरकार अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर करे कि वित्त मंत्री सिर्फ ऐलान नहीं करे, प्रधानमंत्री सिर्फ बात और घोषणा नहीं करे, बल्कि उससे आगे उस पर अमल भी समयबद्ध तरीके से करे, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली बात है यहाँ पर, कहा कब और किया कब। जी, मैं वही बात पे आ रहा था और आपने कहा कि कोई घोषणा होती है तो उसके आर्थिक पहलू क्या है, कैसे क्या पूरा हो पाएगा, कितना हम दे पाएंगे। निश्चित रूप से गंभीर विषय है और इस पर होना भी चाहिए। सरकार होती इसीलिए है, सरकार होती इसीलिए है कि वो मुद्दों को समझे, परखे, विश्लेषण करे और उसकी तैयारी करे। लेकिन आर्थिक भार मैं आपको इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी लास्ट जो चला था उसमें 24 घंटे का एक डिबेट रखा गया था। विधानसभा 24 घंटे रात दिन चली। उसका स्लोगन था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। हम सब ने सोचा हो सकता है रोजगार की कोई बड़ी योजना आ रही होगी, पुरानी पेंशन जैसा महत्वपूर्ण मुद्दे पे कोई सलूशन ढूंढा जा रहा है। और लास्ट में क्या आया, 48% विधायकों सांसदों के विधायकों के माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए। तो मेज थपथपाक बढ़ाए गए, तो आर्थिक समस्या नहीं आई। 48%, 2% की नहीं, 48% बढ़ाए गए। दूसरा एक उदाहरण बताऊं मैं आपको कि अभी धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति पद से, तो उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला वो राजस्थान में विधायक उसकी पेंशन ढूंढ रहे थे। उपराष्ट्रपति को 2 लाख का पेंशन, सांसद का 45,000 का, 32,000 विधायकी का, 2.25 लाख रुपए पेंशन है। उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, क्यों पैसा इतना जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। और वो आदमी जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा और राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा, उस पर 3-3 पेंशन मिल रही है। आर्थिक भार नहीं आया। और अभी विवेकानंद जी कह रहे थे कि हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। आर्थिक महाशक्ति बनने में हमारा भी रोल है, हम भी टैक्स पेयर है इस देश के। तो क्या धनखड़ साहब के लिए भारतीय अमेरिका के विश्व वर्ल्ड बैंक से या अमेरिका से बजट से उनको पेंशन मिलती है क्या? उनको भी हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। तो अगर हम कर्मचारी हैं, हमारा वेतन 10 साल बाद, कोई ये नहीं कि हर महीने आता है, 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से एक बार मौका मिलता है इसको बढ़ाने का। उसमें भी सरकार की लीड थी भी अपना वेतन भत्ता
मेजें थपथपा कर ली जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी कल का आरटीआई का है, बिहार का, 7 ऐसे मंत्री हैं जो वेतन और भत्ता साथ ले रहे हैं। तो मेरा अपना ये कहना है कि वर्तमान सरकार जो टिप्पणी आ रही मैडम, जो आप पढ़ रही हैं ना, लोगों की ओपिनियन पढ़ रही हैं, वो अनायास नहीं है, वो कोई विरोधाभास नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। ये सरकार जुमले वाली सरकार है, ये सरकार कर्मचारियों को देना नहीं जानती, छीनना जानती है। हम अभी गिनाने जी, लगे, देने की बात छोड़ दीजिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा है हमारे साथ, और उनका जो कहना है वो ये है कि गवर्नमेंट ने AICPI इंडेक्स के मानक चेंज कर दिए हैं, जिसके कारण DA जो है वो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जो फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करता है। हमारे साथ हेल्प सुनील नाम से एक दर्शक जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र दोनों देश के विकास में भागीदार थे। आज सार्वजनिक क्षेत्र सिमटता जा रहा है और सब कुछ निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है देश के विकास के लिए। ये ठीक नहीं है। दर्शक YouTube पे हमारे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मैंने आपको सुनाई है। मैं विवेकानंद आर्य जी आपके पास आ रही हूँ वापस, विजय कुमार बंधु जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए। 1 जनवरी 2026, कितनी उम्मीदें जो हैं इससे निराश हो रही है। आप सब लोगों का जो कहना है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन दरअसल कितनी बड़ी संख्या है कर्मचारियों की जिनको पूरी उम्मीद थी कि होगा बस इस बार। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने जब अनाउंसमेंट हुआ तो थोड़ी उम्मीद पाल ली थी कि शायद हो सकता है, और अब तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जैसा कि हमारे अग्रज बंधु जी ने भी बताया और आपने कहा कि सरकार की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, आर्थिक दिक्कतें होती हैं। मैं बार-बार इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जब चुनाव से पहले बिहार में आप देखिए हर महिला को 10,000 रुपए दिए जा सकते हैं, तो कर्मचारियों को उनका अधिकार और उनका क्यों नहीं दिया जाता? क्या इस विकास में अभी देखिए SIR चल रहा है। आप हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने के बाद रात 12 बजे तक देश के विकास में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सरकार को बनाए रखने के लिए देश में अपना योगदान देते हुए रात 12 बजे तक भी अपने काम को कर रहा है। और आपने सुना होगा बहुत सारे BLO ने प्रेशर में आके या किन्हीं कारणों से सुसाइड भी किया है। जब इतने तन मन धन से हमारे देश का कर्मचारी लगा है, तो सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार कहती भी है कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। तो हमारा पे कमीशन जब मोदी जी ने स्वयं कहा है, तो क्यों नहीं आ सकता? और कहा था कि 1 जनवरी से आएगा। अब उसकी कोई संभावना, जैसे अग्रज ने कहा हमारे बंधु जी ने, कि अब तो इसकी कोई भी संभावना है, सरकार सब कुछ छोड़ के इस पे लग जाए तो भी 1 तारीख से लागू होता नहीं दिख रहा है। कर्मचारी निराश हो रहे हैं सब निश्चित। कुछ छोड़ के सरकार लग जाए तब भी संभव नहीं है, लेकिन सरकार को लगना ही नहीं है, इसलिए 1 जनवरी 2026 आएगी। लेकिन जब देश के बड़े शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता है, तब कुछ इस तरह से सुनने को मिलता है। अशोक है हमारे साथ दर्शक हमारे YouTube पर, उनका लिखना है सरकार झूठी जुमले वाली है। और राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो कि अशोक कुमार जी आपके बड़े भक्त हैं और वो आपके प्रिय मित्रों में है शायद। वो लिख रहे हैं राजकीय नर्सेस संघ के महामंत्री अशोक कुमार जिंदाबाद। अशोक जी मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। अशोक जी, बात यह है कि सरकार की दरअसल मंशा नहीं है। सरकार, जैसा कि विजय कुमार बंधु जी ने कहा कि भाई जिनको आपको पेंशन देनी है उनको 1, 2, 3 पेंशन आप दे रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा आप रिजॉल्व नहीं कर रहे। वैसे ही कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन कर्मचारियों को अगर खुश कर दे तो सरकार को समाज से सुनने का मिलता है कि बस कर्मचारियों के लिए सरकार सब कुछ करती है, क्योंकि कर्मचारी तो वैसे भी समाज और आम आदमी की नजर में सबसे बड़ा निठल्ला वर्ग है और सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का उपयोग करता है। इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिलती है। अशोक जी, सरकार की दुविधा है वाकई में कि वो किसकी सुने, कर्मचारियों की सुने, समाज की सुने या अपनी आर्थिक स्थिति की सुने। नहीं मैडम, अगर सरकार को किसी की नहीं सुनना है, अपने विवेक से काम लेना है, तो ऐसा मालिक हमने नहीं देखा कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में पिताजी हो, तो हमारे पिताजी अपने तो पहनेंगे
5,000 रुपए वाला सूट और बच्चे को देंगे 500 रुपए वाला सूट। ये भी तो नहीं होना चाहिए मैडम। आप 3-3 पेंशन ले रहे हो, हमको एक पेंशन नहीं दे रहे हो मैडम। और मैडम सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। टोटल आप बताओ ना, प्राइमरी, यही बंधु जी बैठे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, कितने स्कूल बंद हो गए। शिक्षा को तो बंटाधार लगा दे रही है ना सरकार। हमारे जो सरकारी जिला चिकित्सालय थे मैडम, 33 जिला चिकित्सालय बंद करके पीपीपी मॉडल पे दिया गया, जैसे इंडिगो वाला है। अभी इंडिगो वाला पता लगा हमारे विदेश की कंपनी है उसका मालिक। हम लोग तो बहुत जहाज में नहीं चलते, लेकिन सुनते हैं मैडम कि इंडिगो का मालिक विदेश का है, और जो डीजीएमई से रिटायर हुए वो कर्मचारी उसके बोर्ड में है, अधिकारी उसके बोर्ड में, आईएएस लोग। तो ऐसा भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ। उसका नतीजा पिछले 8 दिन से पूरा देश देख रहा है, और उड्डयन मंत्री तमाशबीन है। 6 दिन से कुछ कर ही नहीं पाया है, हाथ पैर से विकलांग हो गया है। मैडम मैं तो बता रहा हूं, कोविड के दौरान जब पूरे देश में बड़े से बड़ा नर्सिंग होम बंद हो गया था, उस समय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था, हमारी सरकारी पुलिस काम कर रही थी, हमारी सरकारी रेल काम कर रही थी, हमारा नगर निगम काम कर रहा था, सारी सरकारी संस्थाएं थी। प्राइवेट लोग बड़े बड़े नर्सिंग होम में ही, लखनऊ में सबसे बड़ा जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग मेदांता, उन सब में ताला बंद था मैडम। कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा और योगदान आज मैडम मेडिकल सेक्टर का, नर्सिंग आज सेक्टर मैडम का है। 27 हमारे कुछ दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं अशोक जी, मैं उनकी बात को भी, प्रतिक्रियाओं को भी लेना चाहती हूँ। निर्मल सिंह है, उनका कहना है कि 5 ईयर में सरकार बदलती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, चाहे वो पार्टी किसी की भी आए, लेकिन सरकार का समय है, टेन्योर है 5 ईयर का। ठीक उसी तरह से हर 5 साल में पे कमीशन क्यों नहीं लगाया जाता? ये लॉजिकल कितना है? बात ये है विवेकानंद आर्य जी, में रामेंद्र श्रीवास्तव जी, ये कितना लॉजिकल है जो निर्मल सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि 5 साल में सरकार बदलती है, हर 5वें साल में नया वेतन आयोग भी लगना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पे समय के साथ ऑडियो ऑन करिए। हाँ, महंगाई तेजी से बढ़, जिस महंगाई रामेंद्र जी, रामेंद्र जी अपना ऑडियो ऑन करें प्लीज आप। ये हाँ जी, एकदम सही कह रहे हैं कि हर 5 साल में लगना चाहिए, जब सरकार, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की अगर मंशा साफ होती, सही से जब सदन के अंदर अनाउंस हो गया और घोषणा हो गई, तो उस पर टाइम बांट करके अपने सांसदों, अपने विधायकों, अपनी सुविधाओं के लिए वो समय पर काम करती है। कर्मचारियों के लिए उसके पास ना तो समय है। मैं आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी संगठन है, कोई भी संगठन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव या उच्च लेवल के अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात कर भी रहे हैं, जो निर्णय हो रहे हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। और तो और छोड़िए मैडम, जिस विभाग का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरे मिनिस्टर ने, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 3 महीने में कर देंगे, 1 साल होने वाला, वो नहीं कर पाए। तो अब सोचिए, जो सरकार के मिनिस्टर हैं वो खुद कह रहे हैं, उसके बाद उसका फॉलो नहीं हो पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये जनवरी में हमें कोई इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आदरणीय विजय कुमार बंधु जी बैठे हैं, ये बड़ा आंदोलन करते हैं, हम सब इनके शाखाएं, इनके साल लगे हैं। और जिस प्रकार ये पुरानी पेंशन का आंदोलन करते हैं, अगर पे कमीशन सही समय पर नहीं लगा, अगर सही उसकी बातें नहीं रखी गई, तो निश्चित है कि हम सब लोग मिलकर के विजय बंधु जी के साथ जो भी आंदोलन होगा उसको हम लोग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या रणनीति है विजय कुमार बंधु जी? एक और बड़ा फैक्टर है हमेशा जो इस डिस्कशन में शामिल होता है, लेकिन उसका कोई जवाब दरअसल मिलता नहीं है। आईएएस जो है वो अपने आप को कर्मचारी क्यों नहीं समझता, और वो आपकी बात को क्यों नहीं सुनता है, वो आपके साथ क्यों नहीं हो पाता है? पूरा का पूरा जो आईएएस ब्यूरोक्रेसी जो है। जी नहीं, देखिए मैडम, ऐसा नहीं। देखिए 8वां वेतन आयोग चाहे चपरासी हो और चाहे वो टीचर हो, चाहे आईएएस हो, उसका सबको इंतजार है और सब चाहते हैं कि आए। 10 साल बाद आता है, महंगाई का रेशियो रोज बढ़ता है, उसके बाद 10 साल बाद हमें एक मौका मिलता है, उसको भी हम हमारे साथ नहीं हो पाता है। और मैं अभी एक शब्द आपने बोला था कि सरकारी कर्मचारी ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहते, एसआईआर कौन कर रहा है? मंत्री जी कर रहे हैं, विधायक जी कर रहे हैं, सांसद जी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी ही सारी व्यवस्था का आंख नाक कान है। काम कौन कर रहा है?
चाहे जो परिस्थितियां आए वही खड़ा होता है। तो जब वो खड़ा होता है तो उसके साथ आप क्यों नहीं खड़े होते? और बहुत बहुत दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा हूँ, अभी एक सवाल जो आपने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, तो किसी दर्शक ने आपसे सवाल किया था, राजनेता, राजनीतिक दलों की जो कैपेबिलिटी है, जो उन पर जो एक कहते हैं ना कि विश्वास है, वो भारतीय राजनीति में वो जनता से छिन्न-भिन्न होता है। उनका विश्वास टूटता जा रहा है और ये अच्छी बात नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री कोई बात कह दें और लागू ना हो, आदमी पे विश्वास किस पर करेगा? मंत्री कह दे और लागू ना हो, आखिर विश्वास किस पर करेगा? तो राजनेता, हमारी भारतीय लोकतंत्र में जो विशिष्टता घट रही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या तमाम सारे राजनेताओं का, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले होता था कि प्रधानमंत्री का एक शब्द निकल आया, तो मान लिया जाता है कि अब तो कोई रोक नहीं सकता है, अब तो कोई नहीं रोक बहुत सकता सही, है। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद आज एक बार बोलता है, जो बार, अब तो मैं कहना नहीं चाहिए शब्द, अब तो प्रधानमंत्री जी या कोई बात बोलते हैं तो 4 लोग बैठ के हँसते हैं, यार चलो बोल तो दिया, होना है नहीं है। मतलब ये कितनी हमारे आपके लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यजनक बात है पूरे देश ये, के लिए और दुर्भाग्य है। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना से लेकर तमाम जो बातें जी, उनकी तरफ से, मन की बात भी वो करते हैं सबके, और उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से, संजीदगी से नहीं लिया जाता है, तो ये वाकई में सोचने की बात है। वो एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले लोग उन्हें ये बात बताते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी अपने आंख, कान, नाक अगर सजग रखें, तो शायद आप सबकी आवाज वो जरूर सुने। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि आप सबकी आवाज हम सरकार और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 का उत्साह बढ़ाने के लिए भी आपको भी आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार, क्योंकि धन्यवाद हम आपको भी। कोशिश करते बहुत-बहुत हैं धन्यवाद कि मैम, समाज बहुत-बहुत के धन्यवाद। हर वर्ग तो की आवाज बना सकें, बन सकें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह सही ढंग से कर सके। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।